नमस्कार दोस्तों। आई होप सभी मेरे दोस्त अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, और मैं पहले भी कई क्लासों में बता चुका हूं, जो ज्योग्राफी है ना, जो आपका भूगोल विषय है, ये प्रकृति का अध्ययन है, जिसे हॉटसन भी कहते हैं। हॉटसन क्या कहता है कि जो अपना सरफेस की स्टडी जो की जाती है, अर्थ के सरफेस की जो स्टडी की जाती है, वो ज्योग्राफी है। बहुत से भूगोलवेताओं ने ऐसे ही कहा है। तो यहां पर जब प्रकृति की स्टडी है, तो समझने के लिए आपको इस प्रकृति का एनालाइज आपको करना होगा। जैसे टेलर महोदय ने, एक इंजीनियर था, उसने देखा सभी पर्वत कोस्टल पे क्यों है, और आगे चल के ज्योग्राफी को सभी इसके बारे में 1908 में अपनी थ्योरी प्रस्तुत की उसने, माउंटेन थ्योरी। तो मैं आपको बता देता हूं, उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके दिमाग में आता होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना ने, सबसे पहले कि मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करूं, तो 1798 के अंदर कैवेंडियस ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। पृथ्वी के घनत्व को मापने की कोशिश की इसने, कैवेंडियस ने बताया कि पृथ्वी का जो घनत्व है 5.48 जल का मल्टीपल है, जल का गुणात्मक है, कैवेंडियस कहते हैं। उसी के बाद पोलियन ने क्या कहता है, पोलियन कहता है कि पृथ्वी का जो घनत्व है 1878 के अंदर, और इसके बाद सैटेलाइट से ये चीजें क्रम चलता रहा। सैटेलाइट का ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर मापने का ये चीजें चलती रही। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में हम जैसे आगे जाते हैं, मॉडर्न थ्योरी जैसे आगे जाती है, तो इसके 3 रीजन बताए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के। एक तो बोला गया अप्राकृतिक, अप्राकृतिक में कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें आपका आ जाएगा घनत्व, दबाव, और तीसरा इसमें आ जाएगा तापमान। यहां पर घनत्व में कहा गया दोस्तों कि पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो यहां पर जो घनत्व अधिक बढ़ता जाएगा। इसके लिए यहां मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अमेरिका में जैसे कि जब खान के अंदर जब खुदाई की गई तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसे दक्षिण अफ्रीका में लगभग गहराई में जब खान खोदी गई तो वहां पर देख रहा है टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया दक्षिण अफ्रीका में कि अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो यहां से अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। ये घनत्व, फिर यहां पर बात यह भी आती है कि हर एक सेल की टेम्परेचर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर गहराई में जाएंगे तो यहां पर अधिक तापमान बर्दाश्त करने वाली रॉक भी, सेल भी होंगी, और जिनका अधिक घनत्व होगा, और वो घनत्व दाब के कारण होगा। वो दाब भी तो, ये प्रेशर बर्दाश्त करने वाली भी तो होनी चाहिए।
तो यहां पर अप्राकृतिक रूप से 3 रीजन बताए ज्ञात करने के लिए, घनत्व, दबाव और तापमान। और इन्हीं के आधार पर बताया गया पृथ्वी का औसत तापमान कितना बताया गया, 5.5 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर के आसपास इसका 5.5 इसका टेम्परेचर बताया गया दोस्तों। फिर आगे चले, जहां सरफेस की बात करूं 2.9 से 3.3, और यहां पर और गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक ताप जो डेंसिटी जहां पर घनत्व बताया गया वो 13.6। इसी प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों कि अप्राकृतिक, अब इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन सा आ जाएगा, प्राकृतिक में आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा भूकंप, और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ज्वालामुखी। कौन सा आ जाएगा, ज्वालामुखी। भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी क्यों आता है, हम गांव की कहानियों के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हम बात करेंगे कि भूकंप क्यों आता है। इसी पे अगर हम बात करें भूकंप क्यों आता है, मान लीजिए ये आप किसी एक सरफेस का एक टुकड़ा है, अर्थ का एक सरफेस का एक टुकड़ा है, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, यहां से मान लीजिए भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे कहा जाता है हॉट प्लूम। हॉट प्लूम से वेव ऊपर की ओर जाती है, और जब यहां से टकराती है तो डाइवर्ट होती है, और जब ये डाइवर्ट होती तो यहां से कंपन पैदा होता है, जिसी को हम बोलते हैं भूकंप। ये आंतरिक ज्वालामुखी का जो लावा जो भी निकलता है, ज्वालामुखी का जो भी लावा निकलता है वो अंदर से निकलता है, और उसका टेम्परेचर वेरी हाई, यानी कि जैसे कि हम अभी आगे अर्थ में पढ़ेंगे, अर्थ में यहां का जो टेम्परेचर जो कोर है, कोर का टेम्परेचर वेरी हाई होता है। तो यहां से हमने जैसे कि माना कि शुरुआत में प्राकृतिक अप्राकृतिक कारकों के आधार पर पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को ज्ञात करने की कोशिश की गई। तो यहां हम बेसिक सी अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, अगर हम बात करें, ये अपनी पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं, एक में हम यहां पर दूसरा लिख देंगे रासायनिक। भौतिक में हम देखेंगे यहां पर क्या क्या देखेंगे, हम भौतिक में देखेंगे तापमान, घनत्व, घनत्व से सब पता लग जाएगा। मैंने अभी शुरुआत में बताया हर सेल की एक दबाव को बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, उसका एक निश्चित घनत्व होता है, और वो सेल का जैसे घनत्व होता है, जैसे कि कहा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत भारी धातुओं से बनी हुई कोर जो बहुत भारी भारी धातुओं से बनी हुई होती है, जो लोहे धातु होती है, निकल, लोहा, जो तापमान को भी बर्दाश्त करने से उनकी क्षमता होती है। तो दोस्तों यहां पर घनत्व, जैसे कि मैं क्रस्ट की बात करता हूं, ये ऊपरी भाग क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्रस्ट को हम दो भागों में बांटेंगे, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। क्रस्ट को हमने दो भागों में बांटा है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ये अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट क्या है, ये अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो ऊपरी जो भाग होगा, ऊपरी क्रस्ट का भाग जो होगा, ये आपका
इसकी मोटाई जो होती है लगभग 0 से 30 किलोमीटर के बीच होती है, और जो लोअर क्रस्ट जो होता है वो 30 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। जैसे कि आपका ये वाला पार्ट आ जाए इस प्रकार से, यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ये महाद्वीपीय है, ये महासागरीय। महासागरीय रोक जो होती हैं वो काफी हैवी होती हैं, जबकि महाद्वीपीय ये काफी हल्की होती है, क्योंकि इसका जो भार है इसके भार के बराबर होता है। तो यहां पर हम देखेंगे अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को यहां पर इनकी संरचना के आधार पर, चट्टानों की फॉर्मेशन के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया है, जिनकी गहराई बताइए 30 से 100 किलोमीटर के बीच। इसके बाद में 100 किलोमीटर से लेके लगभग 370 किलोमीटर में ये आ जाएगा अपर मेटल, और इससे आगे नीचे की जब गहराई में जाएंगे तो यहां पर 700 किलोमीटर के आसपास लो वेलोसिटी जोन पाया जाता है। लो वेलोसिटी जोन पाया जाता है, इससे लिक्विडेशन, जो लिक्विडिटी जो फार्म होता है लिक्विड, वो लिक्विड का फार्म जो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इनकी जो गहराई जब लगभग यहां पे पाई जाती है, इसकी गहराई जब लगभग पाई जाती है लगभग यहां पे इसकी गहराई पाई जाएगी 2890 किलोमीटर की गहराई में, मेटल की गहराई। इसके बाद में यहां पर जो कोर की जो गहराई है, वो कोर की गहराई आपकी लगभग पाई जाएगी 6371 किलोमीटर। यानी कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है, असिस्टेंट कमांडेंट में, एनडीए में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए पृथ्वी की रेडियस क्या है, त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, आर क्या है पृथ्वी की। सुनने में लगता है कि बच्चे क्या करेंगे कि अपनी इक्वेटर की जो लेंथ होती है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है, डिवाइड 2। दिस इज रॉन्ग। वो यहां पर आपसे ये नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन देखो, बात ऐसी सीधी सी बात है कि यहां पर यूपीएससी आज के लगभग हर एग्जाम ने फॉर्मेट अपना लिया है कि वो जैसे रीजनिंग में देखो, तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि उसके पिता का, बहन का, भाई आपका क्या लगेगा, वो डायरेक्ट नहीं बात करेगा। ध्यान लीजिए, आज के एग्जामिनर आपके नॉलेज नहीं, एनालिज चेक करते हैं, आप चीज को कितना एनालिज करते हो। अरे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, गूगल में बहुत इंफॉर्मेशन भरी हुई है, एक बटन दबाइए, सीधा डालिए, इंफॉर्मेशन मिल गई। वो ऐसा नहीं चाहिए, फोटोकॉपी मशीन नहीं चाहिए आज के एग्जामिनर को। आज को एग्जामिनर से एनालाइज, आप टॉपिक पे कितना एनालाइज करते हो। आपसे पूछा रेडियस, आपके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा पृथ्वी की इंटरनल गहराई कितनी है, नहीं पूछेगा, वो पूछेगा रेडियस। ये रेडियस ही है 6,000, कई बार ऑप्शन में यही साफ साफ पूरा 6,371 किलोमीटर। तो यहां पर दोस्तों इन चीजों को ध्यान से देखिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसी में ये अपर मेटल, ये लोअर मेटल, ये अपर कोर, ये लोअर कोर। तो यहां पर 6,300, अगर मैं घनत्व यहां की बात करूं 3.9, यहां पर इसकी घात करूं तो 5.5, और यहां पे मैं बात करूं 13.6। यानी कि भूगोलवेता ने अचंभित हुए कि गहराई में जा रहे हैं तो इतनी गति से मल्टीपल क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों घनत्व बढ़ रहा है, वो बड़े हैतब थे। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक गहराई का तापमान बहुत गहरा, यहां से अनुमान लगा जो ज्वालामुखी जो निकलता है उसका तपता हुआ मैग्मा, उसमें कोई भी पदार्थ आपको ठोस फॉर्मेशन में नहीं मिलेगा, ऑल आर लिक्विड फॉर्मेशन, मैग्मा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो आपकी जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से, ये घनत्व के बारे में कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि पृथ्वी का सरफेस का, पृथ्वी का मेटल का, या औसत घनत्व पूछ लेता है। ये औसत घनत्व में आ जाता है। एवरेज, पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी क्या है 5.5,
ये शायद अभी किसी एग्जाम में पूछा हो। एवरेज, पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी क्या है, पृथ्वी के सेंटर का डेंसिटी क्या है। तो यहां पर मेरे दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से आपको इनकी डेंसिटी के बारे में एग्जामिनर को ज्यादा राम कथा नहीं आपको याद ये याद रखना है कि इनकी डेंसिटी क्या है। अब यहां पर बताया गया है कि शुरुआत में टेम्परेचर बहुत हैवी, अगर मैं बात करूं शुरुआत में, अगर 100 मीटर की अगर गहराई पे देखें तो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब ये 800 मीटर की गहराई पे चला जाता है तो इसका टेम्परेचर बहुत, जैसे मैंने अफ्रीका में बोला, अफ्रीका खान के अंदर जैसे गहराई में गए तो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया उस टेम्परेचर को। फिर अटलांटिक ओशियन में 12 किलोमीटर गहरी सुरंग खोदी गई, उस 12 किलोमीटर गहरी सुरंग में वहां से पता लगाया गया। तो यहां पर टेम्परेचर, फिर बाद में अंततः इन चीजों को देखा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट जो होंगी वो कहीं ना कहीं भूकंप और ज्वालामुखी से, क्योंकि पृथ्वी के हमारे पास वो आज भी ऐसी सुविधा नहीं है कि पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाके हम पृथ्वी के टेम्परेचर का माप सके। और इसी के आधार में हमने मापा कि यहां पर जो पृथ्वी की जो टेम्परेचर है वो ज्वालामुखी और भूकंप से मापा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक गहराई के कारण पैदा होते हैं। तो यहां पर जैसे कि हमने देखा कि पृथ्वी के रासायनिक रूप से हम अगर फॉर्मेशन देखें तो रासायनिक फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। सियाल जो होता है ये ऐसे नहीं है, ऐसे नाम निकाल दिया पंडित जी ने कह दिया भाई इसका नाम वो रख दो, नहीं, ये ज्योग्राफर ने रखा है भैया, इसमें इसका पूरा सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और जो नाम जो उसका होता है उस नाम को थोड़ा सा विचार करोगे तो वो चीजें सीधी समझ में आएगी। सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और मेरे को याद है कि हाल ही में किसी में एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया था कि पृथ्वी की सरफेस पे सबसे अधिक कौन सा धात्विक खनिज पाया जाता है। पृथ्वी की सरफेस सबसे अधिक कौन सा धात्विक खनिज पाया जाता है? एल्यूमिनियम। सियाल जिसको याद है, सिलिका धातु तो थोड़ी है, ये तो मिट्टी है। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की सरफेस पे सबसे अधिक पाई जाती है। तो सिलिका किससे बना है? सियाल प्लस एल्यूमिनियम। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले, पृथ्वी के मध्य भाग में सबसे अधिक कौन सी लोह धातु पाई जाती है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाएगा? निकेल प्लस फेरियम। ये लोह धातु है, ध्यान रख लेना, भारी धातु हैं। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जामिनर, और ये बहुत पुराने पेपर में पहले बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि जो उल्का है ना, उल्का, उल्का में सबसे अधिक किस धातु की प्रधानता होती है? रीजन, क्योंकि ये उल्का होती क्या, एस्ट्रॉइड होते क्या है? एस्ट्रॉइड क्या होता है कि जब कोई भी आकाशीय पिंड पूर्णतः डिस्ट्रॉय हो जाता है और अंत में मजबूत धातु, कठोर धातुएं उसमें बचती हैं। जब उसमें कठोर धातुएं बचती है ना, वही आपकी उल्का होती हैं। आकाशीय पिंडों का अवशिष्ट पार्ट, बचा हुआ पार्ट, यानी कि पृथ्वी अगर अपनी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो मजबूत कठोर धातुओं का पार्ट बचेगा इसके पास, और वो कौन सा बचेगा? निकल फेरियम। और वही क्या होती है? एस्ट्रॉइड। और एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए उल्का में किन तत्वों की प्रधानता होती है? निकल प्लस फेरियम। रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मैंने कहा ना, अंगुली कहीं रखेगा निशाना कहीं और लगेगा, सेम यही करता है। तो यहां पर ये रासायनिक पार्ट है भैया, ये हम रासायनिक रूप से ज्ञात कर रहे हैं कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है।
तो यहां पर पृथ्वी का ऊपरी सरफेस जो होता है वहां पर उसको हम बोलते हैं सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। बीच की जो पार्ट होता है पृथ्वी का उसको हम बोलते हैं सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और नंतर का इंटरनल स्ट्रक्चर निकल प्लस फेरियम। यह पृथ्वी का आंतरिक संरचना की बात हो गई। अब ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, ये डिपेंड किस पे करती है भैया? आज के मॉडर्न युग में भूकंप। आज जो मेजरमेंट हम जो करते हैं पूरा पूरा किस पे करते हैं? भूकंप। और ये भूकंप जो होता है, और आज के लगभग अगर मैं बात करूं जियोमॉर्फोलॉजी की, जो हम बात करें भूआकृति विज्ञान की, जो हम बात करते हैं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं एक बड़ा भूकंप आ रहा है। चाहे इसका परिणाम हम मान सकते हैं जो मानव प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, जो प्रकृति को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, अपने फायदे के लिए जो चीजें कर रहा है, उन्हीं को लेके मान लीजिएगा। हम जितने भी शास्त्रों की अगर हम बात करें ना, उसमें सिर्फ एक ही बात कही जाती है दोस्तों, क्या? कि आप प्रकृति से संतुलन बना के रखो, तुम्हारा वही गोड है। अगर तुमने प्रकृति से संतुलन नहीं बनाया ना दोस्तों, तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। यानी कि साफ साफ बात है दोस्तों कि हमें इस प्रकृति में जितने भी छोटे से छोटा जीव, पादप, कोई भी प्रकृति की, उसमें उस प्रकृति को मेंटेन करने के लिए उसका अस्तित्व है, भागीदारी है। अगर हमने उनको डिस्टर्ब किया तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो। अब मैं सीधा क्या करूं, हम किसान का दोस्त किसे कहते हैं? केचुए को कहते हैं। केचुआ एक छोटा सा जीव है, केचुए को दोस्त क्यों कहा जाता है? थोड़ा इस चीज एनालाइज करो, छोटा सा जीव है, किसान का दोस्त कहते हैं मुझे। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा देखें तो प्रकृति को समझने की कोशिश करो। मैं फाइनली ज्योग्राफी का करूं, प्रकृति को एनालाइज करना सीख गया तो ज्योग्राफी के आप सबसे बिगेस्ट टीचर, ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टीचर कौन है? प्रकृति। प्रकृति को समझना शुरू कर दिया। तो हम बात करें भूकंप की। भूकंप जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को थोड़ा लेके चलते हैं। जैसे दो प्लेट होती है, दो प्लेट समान सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलने के बाद इन दोनों का टकराव होगा, तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे विनाश हो जाएगा। जब ये वाटर, कुछ वाटर बॉडी नीचे चली जाती है, कुछ पानी इसके अंदर नीचे चला जाता है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो इसका टेम्परेचर होने का कारण ये क्या बन जाएगा? वाष्प। वाष्प ये किसके रूप में बनेगी? गैस। और इसी प्रकार से जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक लो वेलोसिटी जोन बनता है, लो वेलोसिटी यहां से जब ये गैस के रूप में ऊपर की ओर चलेगा तो ये अपने सरफेस के ऊपर टक्कर मारेगा, यहां पर इसको पुश करेगा। तो जहां से इसी को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, इसी को बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। तो यहां से ये भूकंप चलेगा ऊपर की ओर, और यहां से सरफेस पे जब यहां पे टक्कर मारेगा, इसको हम बोलते हैं कोल्ड प्लूम। यहां से ये चारों ओर जो गैस होगी जो इस तरफ चलेगी और इससे फिर वापस नीचे आ जाएगी। जैसे यहां चलती है तो थोड़ा इसका टेम्परेचर डाउन होता है तो नीचे की तरफ आती है। ये प्रक्रम चलता रहता है। तो अब आगे जो अपनी जो भूकंप जो होता है, जो भूकंप जो मापते हैं, इसके मापक जो होते हैं, भूकंप को हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। एक पैमाना है ये रिएक्टर स्केल। और रिएक्टर स्केल
रिएक्टर स्केल की जब मैं बात करता हूं, मापक ये है, यंत्र क्या है भैया, यंत्र है अपना सिस्मोग्राफ। यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ। एक और होता है इसका मर्केली, जो समुद्र, ये समुद्री क्षेत्र में हर, समुद्री क्षेत्र में हर जो जहाज होता है वहां पर लगा होता है, समुद्री जहाज पे लगा होता है। एक यंत्र होता है मर्केली। ये वेव होती है, जो वेव से जैसे टकराकर वापस होती है, वो जब आप पता लग जाता है कि भैया ये वेव से किस प्रकार से, जो ओशियनोग्राफ पढ़ाएंगे वहां पे इस मर्केली को हम और भी डिटेल से समझेंगे वहां पर। आपका जो रिएक्टर स्केल होता है वो किस प्रकार से होता है, जैसे ये आपका रिएक्टर स्केल है, इस पे जो अंक बने होंगे 1 से 10 तक बने होते हैं। एक से 10 तक इसके अंक बने होते हैं, और प्रत्येक इकाई की वर्दी के साथ, प्रत्येक इकाई की वर्दी के साथ, प्रत्येक इकाई की वर्दी के साथ जो टेम्परेचर है वो कितना गुना हो जाता है, 10 गुना। ये सीजीएल में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। प्रत्येक इकाई यानी कि जीरो अपने यहां पर आएगा, तो जब आएगा तो इसका 10 मल्टीपल होगा, तो इस पे जाएगा तो 10 मल्टीपल होगा, 10 मल्टीपल, प्रत्येक इकाई के साथ 10 मल्टीपल। यानी कि यहां तक जब भूकंप आता है, 4 रिएक्टर का जो भूकंप आता है ना, तो ये एक कह सकते हैं कि एवरीवेयर इज ए, बर्दाश्त करने की क्षमता इसकी हर जगह होती है, एवरीवेयर। अनुभव नहीं किया जा सकता। 4 रिएक्टर स्केल के जो जैसे कि आपके जो चमगादड़ जो होती है, या फिर बिल में रहने वाले जानवर जो होते हैं, वो इसका अनुभव कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि देखो ये कॉन्शियस पावर इंसानों में भी थी, पर इंसानों ने अपनी इस कॉन्शियस पावर को खो दिया। जैसे जैसे नए नए इनोवेशन, और इतना कंपन होता रहता है, जैसे कि फैक्ट्रियों से या चलने वाले व्हीकल से, इनसे इतना कंपन होता रहा, तो जो मानव वो कॉन्शियस पावर है ना, वो कहीं ना कहीं मानव ने खो दिया है। डार्विन का सिद्धांत, जिस चीज का हम बार उपयोग नहीं करते धीरे धीरे लेस हो जाती है, तो उसी प्रकार से लेकिन जीवों में वो कॉन्शियस है, क्योंकि वो उसका यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। आपने कई बार देखो, अचानक से एक कोई घटना होती नहीं, अचानक से एक पक्षियों का झुंड उड़ता है, उसने वो कुछ देर बाद महसूस होती कुछ प्राकृतिक घटना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव मानव से ज्यादा जीवों को होता है। कई बार देखते होंगे कि भूकंप आने से पहले रात्रि को कुत्ता अचानक भूखने लगता है, अनुभव होता है। कोई भी प्राकृतिक घटना आने से पहले जीवों को पहले, इस बात को साइंटिफिक है, कई बार प्रूव भी हो चुकी है। कई बार आप घर पे कुत्ता पालोगे तो आपको महसूस होगा, कोई भूकंप के झटके महसूस होने से पहले कुत्ता अचानक भौंकने लग जाता है। तो 4 रिएक्टर का जो भूकंप जो होता है वो हल्का होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। 4 से ऊपर 5th के बीच तक, यहां तक का जो बंदा पीसफुल भी बैठा होगा वो अनुभव कर लेता है, ठीक है। जो गहरी नींद में सोएगा उसको अनुभव नहीं होगा, लेकिन हाँ जो जगा हुआ है अनकॉन्शियस मोड में है, तो वो बंदा इसको महसूस कर लेगा। लेकिन 6 से ऊपर हर कोई महसूस, 5 से ऊपर जब जाएगा हर कोई फील करेगा, हर कोई फील करेगा, क्योंकि यहां से ऊपर जब जाता है तो यहां से नुकसान होना शुरू हो जाता है। 5 से ऊपर जैसे अर्थक्वेक आया तो यहां से इमारतों में दरार वगैरह शुरू हो जाती है, 6 से ऊपर जाती इमारतें गिरना शुरू। 7 रिएक्टर का तो यहां से स्थल और जलमंडल दोनों एक हो जाएंगे। 7 में तो यहां से तो प्रलय का शुरुआत मान लीजिएगा। तो यहां पर ये रिएक्टर स्केल इस प्रकार से आपका काम करता है। अब इस रिएक्टर स्केल पे ही आपकी एक चीज और बता देते हैं, जो आपके रिएक्टर स्केल जो होता है ये इस प्रकार से होता है। इस पे यहां पर जो सबसे पहले वेव जो पहुंचती है, 3 टाइप की वेव है, पी वेव, एल वेव। इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं,
इसको द्वितीय तरंग कहते हैं, इसको गौण तरंग कहते हैं। और भी नाम है, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अपने रिएक्टर स्केल पे जो सबसे पहले पहुंचेगी ना, उसको हम बोलेंगे पी वेव। पी वेव, ये आपकी पी वेव। उसके बाद में ये आपकी आ जाएगी सेकेंडरी वेव, ये एस। उसके बाद में आ जाएगी गौण तरंग, इनको पी वेव जो होती है ना, इसकी स्पीड वेरी हाई होती है, इनकी स्पीड वेरी हाई होती है, तो इसीलिए इनको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और ये पदार्थ की तीनों अवस्था से होकर गुजरती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एसएलजी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्मेशन से ये। और ये साउंड के डायरेक्शन में वेव करती चलती है, साउंड जैसे चलती है ना, उसी प्रकार ये चलती है। और इसकी स्पीड जो बताई गई है वो वेरी हाई होती है, इसकी स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड से लगभग 12 किलोमीटर पर सेकंड पाई जाती है, पी वेव। और पी वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्टर स्केल सबसे पहले होती है, धरातल पे सबसे जो पहले पहुंचती है उसको पी वेव कहते हैं, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग कहते हैं। उसके बाद जो पहुंचती है वो अनुप्रस्थ तरंग कहती है, इसी को अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ बोले तो समकोण, अनुप्रस्थ तरंग। और इसकी जो स्पीड जो पाई जाती है वो 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड पाई जाती है। एक मिनट, सॉरी, 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड, 3 से 6 किलोमीटर पर सेकंड पे ये वेव चलती है। अब इसको डायग्राम में बताएंगे कैसे कैसे। गौण तरंग, इसकी खोज एच डी लव ने की थी, इसलिए एल तरंग भी कहते हैं इसको, गौण तरंग भी कहते हैं इसको, धरातल तरंग भी कहते हैं, धरातल तरंग के नाम से भी जानी जाती है। एच डी लव ने इसकी खोज की थी, तो ये गौण तरंग होती है, ये पृथ्वी के इंटरनल पार्ट पे नहीं चलती, ये ओनली फॉर धरातल पे ही शो होती है, इसीलिए इसको धरातल तरंग कहते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंग है, इसकी स्पीड जो पाई जाती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये गमन करती है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे विनाशकारी, यानी कि जिसमें सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जिसकी स्पीड धीमी होगी, वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसी प्रकार से इसमें ये फॉल्ट बनेंगे इतने लंबे, जिसमें सबसे अधिक फॉल्ट लंबे होंगे वो ही सबसे ज्यादा क्या होगी, विनाशकारी। इसीलिए एल तरंग को हम विनाशकारी तरंग भी कहते हैं, विनाशकारी वेव। तो यहां पर हमने देखा 3 प्रकार की तरंग, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग के बारे में हमने देखा, एल तरंग के बारे में देखा। तो यहां पर हम डायग्राम में देखेंगे, ये पृथ्वी की, ये आपका आ गया कोर, और ये आपका है मैटर। मान लीजिए भूकंप यहां से पैदा हुआ तो ये वेव आपकी इस प्रकार से आएगी। जैसे ही कोई वेव चलती है तो उसका मीडियम बदलता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, स्पीड परिवर्तन हो जाती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाती है तो स्पीड परिवर्तन होता है। तो ये यहां से जैसे लिक्विड में प्रवेश करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, यहां पे उसी प्रकार से यहां से ये चली, फिर इसकी बदल गई ये वाली, और फिर ये वाली। इसकी जो ये लोकेशन जो बनेगी ना, मान लीजिए
इसकी ये लोकेशन मान लीजिए 0 डिग्री है और यहां पर इस लोकेशन को मैं मान लेता हूं 45 डिग्री है और इसको मान लेता हूं 105 डिग्री। ठीक है, अभी इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा ये किस प्रकार से चल रही है। इधर भी 45 है और इधर भी 105 है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पर ये वेव जो होंगी ना, ये जो 105 पे चलती है, ये आपकी है पी वेव। कौन सी है? पी वेव। एल वेव क्या होगी? यहां से चलेगी, जैसे लिक्विड आया साइलेंट गो देयर, साइलेंट एंड गो देयर। तो ये पूरा जोन जो होगा, ये पूरा जो जोन होगा वो एस वेव का होगा। किसका होगा? एस वेव। ये पूरा जोन किसका होगा? एस वेव का। एस वेव और पी वेव दोनों इधर जाएंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन ये पूरा जोन जो होगा आपका, ये पूरा जोन जो आपका होगा, ये पूरा जोन, ये यहां पर पी वेव, यहां पर पी वेव, ये आपका पूरा पी वेव का है, ये पूरा पी वेव। यानी कि मैं इस जोन को मान सकता हूं यहां से लेके यहां तक, ये आपका 145 से 105, यानी कि 45 डिग्री टू 105 आपका क्या होता है? ये आता है आपका एस वेव शैडो जोन। एस वेव शैडो जोन। और जो आपका 105 ये और 105 ये होता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप शैडो जोन। अर्थक्वेक शैडो जोन, यानी भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा? 105 वाला, ये वाला जोन, ये भूकंप शैडो जोन, ये भूकंप शैडो। और ये आपका जो, ये वाला जो आपका पड़ेगा, जो ये वाला, ये आपका एस वेव शैडो जोन, ये आपका एस वेव शैडो जोन पड़ेगा। एस वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन पड़ेगा। ये 145 से 105। कहीं कहीं जगह इसको ये भी दे रखा होगा 43, कई बुकों में आप पढ़ोगे सर 43 दे रखा है, 103 दे रखा है, 103 दे रखा है, कई बुकों में मैंने देखा, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, वेव होती है एक, हम अप्रोक्सली अंदाजा ही लगाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप डाउन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मत कीजिएगा 1-2 डिग्री के लिए आप। तो यहां पर ये आपकी कहा जा सकता है कि भूकंप के अंदर हम ये आसानी से देख सकते हैं। यहां पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है भूकंप शैडो जोन होता है, तो यानी कि भूकंप शैडो जोन होता है 105 डिग्री। एस वेव शैडो जोन होता है, आप बोलोगे 45 टू 105 डिग्री। बात समझ में आ गया? तो यहां से एग्जामिनर अगर थोड़ा सा लॉन्गली जाके क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आपके ये अच्छे से समझ में आई होंगी। और जैसा भी है आप अपना कमेंट करके चीजें बताइएगा। आपको इसी तरह आगे भी ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा, ऑथेंटिक कंटेंट मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।